वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को। ओके, तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो क्या होता है इस शब्द केमिकल का मतलब? देखिए, आपने प्रॉपर्टीज तो दो पढ़ी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या? जो नॉन मेटल है वो दिखता कैसा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ओके, दूसरा जो केमिकल प्रॉपर्टी आता है वो ये होता है कि वो किसी और से रिएक्ट कैसे करता है। याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी, जब कोई आप फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करते हो तो एलिमेंट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे नॉन मेटल की अगर आप मेल्टिंग पॉइंट चेक कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट चेक कर रहे हो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब सिर्फ फिजिकल चेंज होगा। जैसे सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड है तो सॉलिड हो सकता है, ऐसा। लेकिन केमिकल चेंज मतलब वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा, मतलब कुछ नया बन जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपने ले लिया फेमस नॉन मेटल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ये एक गैस है। और क्या है? ये कलरलेस है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम है। और क्या है? ये ओडरलेस भी है। ये इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? मान लो इसको Na से आपने रिएक्ट करा दिया सोडियम से, तो ये क्या दे देगा? Na2O। आ समझ में? तो ये 4 और ये 2, एग्जैक्टली यह। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अभी ऑक्सीजन नहीं रह गया, अब ये सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होता है। आ समझ में? तो इसे कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप नॉन मेटल की बात करते हो तो पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे एलिमेंट को रखा गया है, ये सारे एक्सट्रीम राइट में होते हैं। कहाँ होते हैं? एक्सट्रीम राइट। मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए ये आपका छोटा सा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा। ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। तो ये पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये पहला वाला तो छोड़ के, क्योंकि ये तो मेटालॉइड की कैटेगरी में आता है, यहाँ से लेके पूरे ऐसे 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 ऐसे, ये जो सारे आएंगे, ये सारे सारे नॉन मेटल की कैटेगरी में। यहाँ पे तो एक स्पेशल आता है जिसे हम कहते हैं नोबल गैसेस। एग्जैक्टली है। तो ये सारे जो हैं ये सारे नॉन मेटल हैं। ओके, तो याद रखना। आगे देखते हैं। Non-metals are collection of elements having have less similarity in physical and chemical properties. Okay, उनमें जो होती है ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत कम सिमिलर होती है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन देखो तो वो गैस है, बट उसी के नीचे अगर सल्फर देखो तो वो सॉलिड होता है। तो उनके अंदर सिमिलैरिटी काफी कम है। तो दोनों को हम लोग ने एक फैमिली में क्यों रखा है? दोनों के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन सेम, इसीलिए एक फैमिली में रखा है। Non-metals are also called as electronegative elements. अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या है ये समझाते हैं आपको। As they form negatively charged ion by accepting electron. Some examples और chemical reaction of non-metals are as follows. चलिए आपको समझाते हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, देखिए इलेक्ट्रो इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव मतलब आप सब जानते हो ये। तो मान लीजिए मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी, और इन दोनों ने एक बॉन्ड बनाया शेयर करके। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए उन्होंने। ओके, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जैसे कि मीथेन बनाते हो आप, तो ये एच 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 एच। ओके, आगे चल के अपने चैप्टर में पढ़ोगे आप, ये कार्बन ऐसे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। किसको? इलेक्ट्रॉन को। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ? ये बॉन्ड बन गया। आज समझ में? ये सारे क्या हो गए? बॉन्ड बन गए। इसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बन गए। आज समझ में? ऐसे तो ये बॉन्ड बन गया कार्बन का 4 हाइड्रोजन के साथ। तो ये शेयर करके बॉन्ड बने। तो किसके इसके बीच में बॉन्ड बना?
कार्बन और हाइड्रोजन, आप सब जानते होंगे कार्बन को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं और हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, इसीलिए वो शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसे ही एक ए है और एक बी है और दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये बॉन्ड बना दिया। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर बी की तरफ ज़्यादा होता है और ए की तरफ कम होता है। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से ज़्यादा बी की तरफ है। इसका मतलब ए जो है ये इलेक्ट्रॉन के लिए इसका इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ रखने में ये सक्षम नहीं है। आई मीन टू से ए इज वीकर एज कंपेयर टू बी इन टर्म्स ऑफ पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, मतलब ए की जो ताकत है वो बी के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखने की कम है। तो ऐसा बोला जाता है कि बी जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ खींचने की ताकत ज्यादा बी की है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ खींचने की ताकत को ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो याद रखना ये इलेक्ट्रॉन पेयर कब, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड हो। कौन सा बॉन्ड हो? कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्ड? ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इससे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो प्यारे बच्चों याद रखना हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो होता है जिसको आप किसी के साथ अगर अटैच करो तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ रखने की कोशिश करता है। सर अगर ऐसा केस आ गया तो हम लोग ने ए और ए को साथ में ले लिया, तब तो बेटा इसमें दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सेम है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और ए की ऑलमोस्ट सेम होगी। समझ में आया? तब जब दोनों एटम सेम होंगे तब तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में ही रहेगा। बट अगर एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ रख लेगा। समझा? अब जरा देखिए, अगर किसी की इलेक्ट्रॉन पेयर को खुद की तरफ रखने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी ज्यादा रखता है, मतलब वो नॉन मेटल है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन। इसीलिए देखते हो इन लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या बनाता है? O-2। ब्रोमीन क्या बनाता है? -1। क्लोरीन क्या बनाता है? -1। फ्लोरीन क्या बनाता है? -1। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करते हैं। ऑल गेन इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ये सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ओके, और चार्ज फिर इनके ऊपर क्या आया? नेगेटिव। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनायन। आगे समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। तो हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ देखने वाले हैं? ऑक्सीजन के साथ। जनरली नॉन मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड मतलब क्या? जैसे ये देखिए, ये CO2 है और C और O2 कंबाइन हुए और इसने CO2 बना दिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि एसिडिक है या न्यूट्रल है या फिर बेसिक है? तो CO2 को, कोई भी एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डाल दीजिए और फिर आप देखोगे तो वो एक कंपाउंड बनाएगा। इसने बनाया H2CO3 और H2CO3 का जो pH होता है, pH मतलब एसिड को मेजर करने की यूनिट, वो 7 से कम होती है, या फिर ऐसे मैं बोलूं तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। रेड लिटमस को क्या कर देता है? ब्लू। मतलब ये एसिड हुआ। आया समझ में? तो कोई भी ऑक्साइड उसको पानी में डालने का, और पानी में डालने के बाद पता चल जाएगा कोई भी ऑक्साइड उसका नेचर क्या है, वो बेसिक बना रहा है, एसिडिक बना रहा है या फिर न्यूट्रल बना रहा है। आया समझ में? अगर एसिडिक बना रहा होगा तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, और बेसिक बना रहा होगा तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, और न्यूट्रल होगा तो लिटमस पेपर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो एक चीज आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉरी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। ओए सर कुछ को सब समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से पढ़ा रहे हो आप सर, हर एक चीज समझ में आ रही है। जैसे कार्बन का बदले सल्फर का एग्जाम्पल ले लो। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। आ समझ में? जब इसको पानी में डाल दोगे ना, SO2 प्लस H2O, तो ये दे देगा H2SO3, और इसे कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस एसिड। ये देखो यहाँ पे दिया है, और ये भी एसिडिक है। बट उसी जगह पे अगर कार्बन का एक ऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो याद रखना ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब pH पेपर पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। समझे साथियों? तो इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखा आपने कि जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के साथ उनकी जो ऑक्साइड बनती है वो एसिडिक होती है। आया समझ में?
चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। अब किसके साथ देखेंगे? जल के साथ। और किसकी? नॉन मेटल की। समझ में आया? नॉन मेटल मतलब कौन? जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड रहते हैं, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिनकी ऑक्साइड एसिडिक होती है, या फिर ऐसे बोलो तो जिनकी साइज छोटी होती है, या फिर जो मेटल से अलग होते हैं। अरे सर बहुत सारा प्रॉपर्टी बता दिया तुमने एक साथ। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जो नॉन मेटल होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट हेलोजन। ओके, हेलोजन को छोड़ के बाकी कोई पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन। Cl2 plus H2O gives HOCl plus HCl। सर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यस। और ये HOCl है ना, इसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोरस एसिड। सर ये हाइपो नाम क्यों है? तो हाइपो बेटा आप सीखोगे जब आप 11th-12th में साइंस में जाओगे। मैं आपको बताऊं, स्विमिंग पूल में यही एसिड बनता है, HOCl, क्लोरीन डालने के बाद, और फिर ये टूट जाता है और दे देता है HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये देखो ये HCl है, ये क्या है? HCl। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट मतलब क्या? एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन, ये एटॉमिक ऑक्सीजन क्या करता है? जो माइक्रोब होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी इस सेल वॉल को तोड़ देता है, रप्चर कर देता है, ऐसे फाड़ फूड़ देता है। तो जिसकी वजह से जो माइक्रोब है ना वो मर जाता है। समझा क्या? माइक्रोब मारने के पीछे एटॉमिक ऑक्सीजन का हाथ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विथ नॉन मेटल। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। मतलब बहुत सारे नॉन मेटल है ना, और डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। सर ये डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एसिड मतलब एसिड जैसे HCl, H2SO4, बट इसमें पानी ज़्यादा होगा। समझ रहे हो? मतलब अगर तुमने 20 ml एसिड लिया है तो कम से कम 40 से 50 ml क्या लेना होगा? पानी लेना होगा। समझे? तभी इसको डाइल्यूट कहते हैं। हेलोजेंस आर एक्सेप्शंस फॉर दिस। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हेलोजन रिएक्ट करते हैं। जैसे कि क्लोरीन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड बाय फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये क्लोरीन है, इसने HBr से रिएक्ट किया और क्या दे दिया? HCl प्लस Br2। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखा आपने, क्लोरीन ने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। क्लोरीन ने बोला, ओए ब्रोमीन तू मेरे रास्ते से हट जा, तू हट जा रे, तू हट जा रे, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ रे। तो याद रखना ऐसा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, और ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये आपने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नो डाउट यहाँ पे HBr था, वो क्या था? वो एसिड था। समझ में आया? तो HBr के साथ Cl2 ने रिएक्ट करके खुद का एसिड बना लिया। आगे देखिए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। नॉन मेटल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन अंडर सर्टेन कंडीशन सच एज प्रॉपर टेम्परेचर, प्रेशर एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट। मतलब नॉन मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, जैसे कि आपको अच्छा खासा टेम्परेचर रखना होगा। ओके, मतलब हाई टेम्परेचर रखना होगा, और प्रेशर भी हाई रखना होगा, और कभी कभी तो कैटलिस्ट भी यूज करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों है? ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड बना है ना, कोवेलेंट बॉन्ड, ये काफी स्ट्रांग होता है। छोटू बॉन्ड होता है ना, छोटू। एक चीज याद रखना, जितना बॉन्ड छोटा होता है उतना स्ट्रांग होता है, जितना बॉन्ड बड़ा होता है उतना वीक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ध्यान में रखियो। ये देखिए, ये सल्फर है, ये हाइड्रोजन है, इसने क्या बना दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है इसकी। क्या? सड़े हुए अंडे जैसी इसकी स्मेल आती है, और इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं अपन लोग। समझे? ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये है अमोनिया। क्या नाम है इसका? अमोनिया। अमोनिया याद रखना, इस पे भी बहुत सारा कंडीशन लगता है, सब आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। इन द रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन एंड HBr, a transformation of HBr into Br2 takes place. Can this transformation be called as oxidation? Which is the oxidant at bring about this oxidation? समझ में आया? क्या इसे हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं? जी हाँ, आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन, लेकिन किसका? ब्रोमीन का। किसका? ब्रोमीन का। याद रखना, ऑक्सीडेशन क्यों ब्रोमीन का हम लोग ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ब्रोमीन है ना वो एलिमेंटल स्टेट में आ गया। मतलब देखो, जब एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी एटम को हटा देता है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वो रिड्यूस होता है। वो क्या होता है? रिड्यूस।
समझे? मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन है ना वो रिड्यूस हो गया और यहाँ पे जो ब्रोमीन हो गया ना वो ऑक्सीडाइज हो गया। हमेशा याद रखना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटाएगा, तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो रिड्यूस हो जाएगा। सर हमको कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सिर्फ ऐसे ही कुछ रिएक्शंस आपको याद रखने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये सब कुछ 11th स्टैंडर्ड में मेरे दोस्त समझ में आ रहा है। तो इस रिएक्शन में याद रखना कि क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन रिड्यूस होता है, और ब्रोमीन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। अब वो क्यों का आंसर तो मैं हायर स्टैंडर्ड में ही दे पाऊंगा। ओए आगे देखो, आयनिक कंपाउंड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आयनिक कंपाउंड के बारे में जो भी डिस्कशन है ना साथियों, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो इसे शेयर कर दो, फैला दो अपने दोस्तों के बीच, ताकि सब लोग एकदम डिटेल में टॉप नॉच से पढ़ सकें। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आयनिक कंपाउंड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।